जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज होमोनिम्स। ये जो प्रोसेस है होमोनिमी, जैसे मैंने अभी आपको जो है वो बताया था सेंस रिलेशन के हवाले से, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। होमोनिमी इज द प्रोसेस एंड होमोनिम्स आर द वर्ड्स। अब ये होते क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये है क्या। टू वर्ड्स विद द सेम फॉर्म दैट आर अनरिलेटेड इन मीनिंग्स। दो ऐसे वर्ड्स जिनकी फॉर्म सेम होती है, मतलब स्पेलिंग आपके सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं, उनको होमोनिम्स कहते हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसे, निम्स का मतलब होता है स्पेलिंग। ठीक है, तो होमोनिम्स द वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स, तो वो होमोनिम्स कहलाते हैं। होप यू हैव गॉट द आइडिया। उसके बाद सर है आई थिंक सो कि सेम स्पेलिंग, उसमें उसमें तो सेम मतलब साउंड सेम होती है ना, स्पेलिंग्स भी थोड़े चेंज होते हैं। जी, साउंड सेम होती है, ठीक है, जी और मीनिंग्स यही डिफरेंट होते हैं। जैसे नहीं होते मोल है हैं। और मोल है, उसकी उसने एग्जांपल दी हुई है आपको। मोल जो है वो स्किन जैसे आपका तिल होता है, और मोल एक एनिमल भी है। उसके बाद है होमोफोन्स। टू आर मोर वर्ड्स विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम होती है, ठीक है, जैसे टू, टू और टू। अब इसमें क्या है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है, TO2, TOO2, TWO2। ठीक है, तो होमोफोन्स द वर्ड्स विद टू आर मोर वर्ड्स विद डिफरेंट फॉर्म्स एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन। फॉर्म का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। तो सेम जो है वो प्रोनाउंसिएशन उनकी होती है लेकिन मीनिंग्स जो है उनके डिफरेंट होते हैं। उनमें जो है वो स्पेलिंग सेम होते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही ऑब्वियसली होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो फॉर्म्स हैं उनकी वो जो है डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम है, जैसे टू, टू और टू। उसके बाद है हिपोकोरिज्म, a word formation process in which a longer word is reduced to a shorter form with y or ie at the end। जैसे टैली है और मूवी है, ठीक है जी। तो वर्ड फॉर्म, ये भी आपका मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक वर्ड फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसेस है। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने मजीद डिटेल पढ़नी है तो यू कैन कंसल्ट दैट चैप्टर। अ वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस विच लॉन्गर वर्ड इज रिड्यूस, जैसे टैली है, मूवी है। जैसे मूवी का मतलब मूविंग पिक्चर, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं उसमें कि उसको रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करके उसके एंड पे वाई या आई ई लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे टैली है और मूवी है, मूविंग पिक्चर है तो उसको मूवी आपने कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद है हाइपोनिमी, हाइपोनिम्स और हाइपोनिमी। ये वही लेक्सिकल रिलेशन है या सेंस रिलेशन है इन विच द मीनिंग्स ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडिंग इन द मीनिंग्स ऑफ अनदर। अब इसमें एक टर्म और ऐड कर लें, इसमें सुपर ऑर्डिनेट और हाइपोनिम्स, ठीक है जी। सुपर ऑर्डिनेट क्या होता है, जो कि ऊपर आता है। जैसे एनिमल है तो एनिमल एक ग्रेटर टर्म है, उसके नीचे अगर हम लिखते हैं एनिमल, जैसे लेट मी ड्रॉ इफ आई कुड। कर लेते हैं।
अच्छा जी, इसमें यहाँ पे देखें, ये आपका एनिमल है, कुछ नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इसके नीचे हमने क्या किया, ये हमने काऊ लिख दिया, ये हमने गोट लिख दिया, ठीक है, ये हमने लायन लिख दिया। अब ये एनिमल है, एनिमल इज द सुपर ऑर्डिनेट ऑफ काउ, ठीक है, काउ गोट एंड लायन। एनिमल जो है वो सुपर ऑर्डिनेट है, और काउ गोट और लायन जो है ये आपके हाइपोनिम्स हैं, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है को हाइपोनिम्स का। अब ये जो काउ और गोट हैं, जो के दो अंडर द सेम सुपर ऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये आपस में को हाइपोनिम्स हैं। समझ आ गई बात की कि हाइपोनिम्स जो हैं लेक्सिकल रिलेशन है, जिसमें मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर। जैसे डैफोडिल इज द हाइपोनिम ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर जो है ये सुपर ऑर्डिनेट है, इसके नीचे डैफोडिल्स भी आ सकते हैं, डेजी भी आ सकता है, रोज भी आ सकता है। और रोज और डैफोडिल्स आपस में इनका रिलेशन क्या है, दे कम अंडर द सेम सुपर ऑर्डिनेट एंड दे आर कॉल्ड को हाइपोनिम्स। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है आइकॉनिक्स। अब ये क्या होती हैं, ये जेस्चर्स हैं दैट सीम टू इको आर इमिटेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब आप बोल रहे हैं, जेस्चर्स आप दे रहे हैं, और दैट सीम्स टू इको आर इमिटेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड, आप जेस्चर्स ऐसे दे रहे हैं जैसे आप अपने अल्फाज को जेस्चर्स के जरिए से बोल के बता रहे हैं, इको करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जेस्चर्स हैं जो कि आपकी मीनिंग्स को इमिटेट कर रही हैं, जो आप बोल रहे हैं उसके मीनिंग्स को, और ये जेस्चर्स हैं, ये ज्यादातर जो है ना वो सिग्नल लैंग्वेज जो होती है, साइन लैंग्वेज जो है, उसमें इस्तेमाल होते हैं कि जेस्चर्स के जरिए से आप अपने मीनिंग्स को, जो आप कह रहे हैं उसको, मीनिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको आइकॉनिक्स कहा जाता है। वो हैंड मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, श्रगिंग भी हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेस्चर्स हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद है इडियोग्राम या इडियोग्राफिक राइटिंग, a way of writing in which each symbol represents a concept। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और वहां पे कुछ साइंस बनी हुई हैं, ठीक है। वो हर साइन जो है वो कोई ना कोई आपको जो है वो मीनिंग्स कन्वे कर रही है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट कन्वे कर रही है। वो जैसे मतलब आप जाते मोटरवे पे जाते हैं तो रास्ते में कुछ आपको सिंबल्स बनी हुई नजर आ रही होती हैं। उन सिंबल्स को देखकर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा एरिया आगे शुरू हो रहा है, या कुछ कहीं पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स बनी हुई नजर आएंगी। तो माउंटेन्स आपको क्या कन्वे कर रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट कन्वे कर रही हैं कि वे आगे आने वाला एरिया जो है वो माउंटेन का एरिया है। तो वो जो साइंस होती हैं, वो जो राइटिंग सिंबल्स होती हैं, वो जो कॉन्सेप्ट को कन्वे कर रही होती हैं, उनको इडियोग्राम कहते हैं। तो ये मोटरवे पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो सिंबल्स, आपको साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर सिंबल्स बनी हुई होती हैं। एक तो होती है ना जो वैसे लिखा होता है कि नो पार्किंग या नो हॉन्क, जैसे हॉर्न बना के उसके ऊपर कांटा लगाया होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट को कन्वे कर रहे होते हैं, उनको जो है वो इडियोग्राम्स कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है इडियोलेक्ट, द पर्सनल डायलैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर। ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे डायलैक्ट है, इडियोलेक्ट है, ये पर्सनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करते, इसी तरह आपके इडियोलेक्ट जो है वो भी किसी के साथ मैच नहीं करता। और यही वजह है कि आपकी जो कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड करके आप लोगों को जो है वो क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जो आपके वाइस प्रिंट्स हैं वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करते, जो आपका आइडियोलेक्ट है वो किसी दूसरे का नहीं होता। उसकी वजह से हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनके फोरेंसिक टेस्ट होते हैं, जो कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स भी एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, उसके उसमें तो वो जो है आप उसके ज़रिए से उनको जो है वो
पकड़ लेते हैं, मतलब जो है क्या उसको कहते हैं, क्रिमिनल्स को। ठीक है जी। उसके बाद है इम्प्लीकेचर, एन एडिशनल मीनिंग कन्वेड बाय अ स्पीकर अडहेरिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल आपको पता ही है, ग्राइस के मैक्सिम्स भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कि जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसमें आप अपने ऑडियंस के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो जिस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे होते हैं उनको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। उसमें आगे अगर आप फर्दर जाएं तो आपके ग्राइस के मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम ऑफ मैनर, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। ठीक है जी, आप उतनी बात करें जितनी की जरूरत है, रेलिवेंट बात करें, उस तरह से बात करें जिस तरह से अगला बंदा जो है आपकी बात समझ जाए। ठीक है, तो इम्प्लीकेचर जो है ये एडिशनल मीनिंग्स होते हैं जो कि स्पीकर आपको दे रहा होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि शी हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है भैया, वो प्री सपोजिशन भी एक ऐड वर्ड यूज होता है, टर्म यूज होती है, उसका मतलब है कि शी इज मैरिड। ठीक है, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन स्पीकर बोलते हुए दे रहा होता है अपनी, वो कह नहीं रहा होता लेकिन अगला बंदा कन्वे इन्फर कर रहा होता है। वो वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, वो वाले जो मीनिंग्स होते हैं उनको इम्प्लीकेचर कहा जाता है, प्रैग्मेटिक की टर्म है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, एन एक्शन इन विच द फॉर्म यूज्ड does not directly match the function performed by a speaker with an utterance in contrast to a direct speech act। सबसे पहले तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि स्पीच एक्ट्स और परफॉर्मेटिव क्या होते हैं। स्पीच एक्ट्स वाया लैंग्वेज। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो विद द वेरी अटरेंस ऑफ द वर्ड फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई प्रॉमिस, इसका मतलब है जो ही मैंने बोला है प्रॉमिस एक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ आई अपोलोजाइज, जो ही मैं कहूँगा तो वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं उनको स्पीच एक्ट्स कहते हैं। और उस वो जो वर्ड्स हैं जिनके जरिए से, वर्ब्स जो हैं जिनके जरिए से ये एक्ट्स परफॉर्म होते हैं उनको परफॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लें कहीं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स क्या होते हैं? इन एक्शन इन विच द फॉर्म यूज्ड डज नॉट डायरेक्टली मैच द फंक्शन। जैसे इंट्रोगेटिव है, अब इसमें इंट्रोगेटिव जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर है, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी उसकी तरतीब है उसके मुताबिक। समटाइम्स क्या होता है कि आप फॉर्म्स वो वाली यूज नहीं कर रहे होते जो कि उससे फंक्शन से रिलेट करती है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्लास हो रही है, अब इसमें देखें क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्म इंट्रोगेटिव नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि क्या क्लास हो रही है, मैंने कहा क्लास हो रही है। अब इसमें द वेरी टोन इज बेसिकली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसी तरह रिक्वेस्ट है, और ये स्पीकर विद एन एट्रेंस इन कंट्रास्ट टू द डायरेक्ट स्पीच एक्ट। डायरेक्टली जब हम बात करते हैं तो उसमें और तरह से होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम वो वाली फॉर्म यूज नहीं कर रहे होते जो कि आपके फंक्शन के साथ मैच करती है। ठीक है जी। उसके बाद है इन्फेरेंस। मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और मैं बोल नहीं रहा वो आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फेरेंस। इन्फर करना, चीज को समझना। मैं कहता हूं कि वो, जैसे मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि देयर इज वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कि जैसे अब मेहमान आते हैं ना, ठीक है, तो अब मेहमान का भी जाने का दिल, चाय पीने का दिल कर रहा है, और आपका भी पिलाने का दिल नहीं कर रहा, और वो मुंह से कहना भी नहीं चाह रहा और आप उसको पिलाना भी नहीं चाह रहे। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे कि चाय पीनी है, द वे यू आर आस्किंग। वो कहता है नहीं। अब उसकी नहीं में बड़ा एक यस है। ठीक है, उस यस को आपने समझ लिया है कि ये मुंह से तो ये नो कह रहा है लेकिन पीना ये चाहता है। ठीक है, तो वो जो आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे लिसनर की आपने कैच की है, उसको पकड़ा है, उसको समझा है, उसको इन्फेरेंस कहते हैं। ठीक है जी। और
ये इसको मैं पढ़ देता हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ लिसनर रीडर टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट मस्ट बी मेंट, ठीक है, उसको इन्फेरेंस कहते हैं। उसके बाद इनफिक्स है, ये मॉर्फीम होता है, ये दैट इज इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, जैसे आ, और जो है कोई भी जो आप उसके मिडल में, इनफिक्स का मतलब क्या होता है कि टू इंसर्ट समथिंग, ठीक है। और ये प्रीफिक्सेस, फिक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो चीज इंसर्ट की जाती है उसको, उस वाले मॉर्फीम को इनफिक्स कहते हैं। मॉर्फीम दैट इज इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, ठीक है जी, और उसको आप इनफिक्स कहते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। मॉर्फीम की जो काइंड्स हैं वो मैंने आपको शायद उस दिन मेरा ख्याल है नहीं बताई, ठीक है। चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये जरा मैं इसको कर लूँ। जी, ये जो आपके मॉर्फीम है ना, ये आपके मॉर्फीम है, ये दो तरह के होते हैं, फ्री और बाउंड, ठीक है जी। अब फ्री वाले का तो आपको पता ही है। बाउंड मॉर्फीम में आपके आ जाते हैं प्रीफिक्स, ठीक है जी, और सफिक्स और इनफिक्स, ठीक है जी। अब ये जो आपके हैं बाउंड मॉर्फीम्स, इनकी आगे प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, सफिक्स जो है वो बाद में लगते हैं, ठीक है जी, और इनफिक्स जो दरमियान में लगते हैं, ठीक है जी। तो ये बाउंड मॉर्फीम की आगे किस्म है। और उसके बाद अगर हम इनको फर्दर सफिक्सेस को खोलते हैं तो सफिक्सेस जो हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल, ठीक है। अब डेरिवेशनल जो है वो आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग। सुन लें जरा, ये क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग, ठीक है जी। और इन्फ्लेक्शनल जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये आपको डायग्राम कहीं से भी मिल जाएगी, तो यू कैन सी कि इसमें जो आपके इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो हैं वो वाले बाउंड मॉर्फीम्स हैं, यूज्ड टू इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड, आल्सो कॉल्ड एन इन्फ्लेक्शन। जैसे डॉग्स के साथ एस जो है, एस इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, और ये प्लूरल मॉर्फीम इसे कहा जाता है। इसके बाद ईडी है, जैसे वॉक, वॉक वॉक, ये ईडी जो है ये पास्ट टेंस मॉर्फीम है, ठीक है, और ये भी इन्फ्लेक्शनल है। याद रखें डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शन में बड़ा जो फर्क है वो आप अभी लिख लें कहीं पे। डेरिवेशनल जो मॉर्फीम्स होते हैं उनके लगने के बाद इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम लग सकते हैं, या आप कह लें कि डेरिवेशनल मॉर्फीम्स के बाद फर्दर अफिक्सेशन पॉसिबल होती है, लेकिन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के बाद जो है वो फर्दर अफिक्सेशन पॉसिबल नहीं होती। दोबारा बोल रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आ सकता है, और मॉर्फीम्स पे एक सवाल आपको लाजमी आना है, इसलिए इसकी सारी काइंड्स अच्छे तरीके से पढ़ के आपने जानी है। दोबारा बोल रहा हूँ, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं उनके लगने के बाद फर्दर मॉर्फीम लग सकता है, ठीक हो गया। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के लगने के बाद फर्दर सफिक्सेशन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर होगी जी बात। और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं या ये प्लूरल मॉर्फीम होते हैं या ये क्या होते हैं, पास्ट टेंस मॉर्फीम होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूं कि एवरी वर्ड इज अ मॉर्फीम, लिख लें ये, एवरी वर्ड इज अ मॉर्फीम बट एवरी मॉर्फीम इज नॉट अ वर्ड। दोबारा बोल रहा हूं कि एवरी वर्ड इज अ मॉर्फीम बट एवरी मॉर्फीम इज नॉट अ वर्ड, कि हर जो मॉर्फीम है वो आपका
वर्ड नहीं हो सकता, लेकिन हर वर्ड जो है वो मॉर्फीम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। क्लियर होगी जी बात। तो ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वही वाले हैं जो एंड पे लगते हैं और इनके बाद फर्दर सफिक्सेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स, बिहेवियर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजुअली अनइंटेंशनली। ये मतलब आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये सारी जो प्रैग्मेटिक्स है ना, ये बेस करती है कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस पे। आप डिस्कोर्स एनालिसिस भी देखें, उसमें भी कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस के ऊपर फोकस है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस है, बैकग्राउंड के ऊपर फोकस है। और वो बात जो आप नहीं कह रहे और अगला समझ रहा है उसके ऊपर फोकस है। कहते ना, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए। अब ना कुछ कह कर भी आप बहुत कुछ कह रहे हैं, तो उसका जो एनालिसिस है वो एक डिस्कोर्स एनालिस्ट कर सकता है, या जिसने प्रैग्मेटिक्स को पढ़ा है वो कर सकता है। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स, बिहेवियर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजुअली अनइंटेंशनली। कि आप बोल रहे होते हैं तो साथ आपका बिहेवियर भी चल रहा होता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपके बिहेवियर के जरिए से अगले बंदे तक पहुंच रही होती है और अनइंटेंशनली आप दे रहे होते हैं, उसको इंफॉर्मेटिव सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है जी। Next comes very very important term, that is innateness hypothesis. चॉम्स्की का नाम आपने सुना है, LAD लैड का भी वर्ड आपने सुना होगा। लैड के ऊपर क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि ये लैड किस बला का नाम है। तो लैड इज बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की मेंटलिस्ट था। दो देखें, अगर आप साइकोलिंग्विस्टिक्स आपने पढ़ी है तो उसमें थेरीज दो दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक बिहेवियरिस्ट है और एक मेंटलिस्ट है। बिहेवियरिस्ट में BF स्किनर है। ठीक है। और इसमें जो है चॉम्स्की है मेंटलिस्ट में। अब ये चॉम्स्की और मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ये साफ फरमाते हैं कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक इननेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, अक्वायर करने की। अक्वायर और लर्न का फर्क मैंने आपको बताया हुआ है। अब वो किसके जरिए से होती है? वो होती है जनाब लैड के जरिए से। उसने उसको नाम क्या दिया है उस डिवाइस को, जो इंसान के जहन में होती है, जो बच्चे के माइंड में फिट होती है, बिल्ट इन होती है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? लैड। लैड का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये नाम याद रख लें, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस पे कई दफा अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। तो वो कहता है द आइडिया दैट ह्यूमंस आर जेनेटिकली इक्विप्ड टू एक्वायर लैंग्वेज। वही बात वो कहता क्या है, मेंटल स्कूल ऑफ थॉट जो है, या चॉम्स्की और उसके जो हवारी हैं, जो उसके साथ लोग हैं, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो जेनेटिकली इक्विप्ड होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। और वो जेनेटिकली जो माइंड में चिप लगी होती है, हम अगर सिंपल वर्ड में कहें तो उसको उसने लैड का नाम दिया है। और दिस इज व्हाट इनेटनेस हाइपोथेसिस इज। उसके बाद इनपुट है। इनपुट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। आप किसी को इनपुट देंगे तो आउटपुट देंगे ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इनपुट कर रहा हूँ और आपका रिजल्ट जो है वो आउटपुट है। तो लैंग्वेज में क्या होता है? द लैंग्वेज दैट एन एक्वायरर लर्नर इज एक्सपोज टू इन कंट्रास्ट टू आउटपुट। ऑब्वियसली अगर चाइना का बच्चा यहाँ पे लाकर उसको इधर जो है वो इधर बॉर्डर वाली साइड पे किसी गांव में उसको रख दिया जाए तो वो कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? चाइनीज तो नहीं सीखेगा। ऑब्वियसली वो लैंग्वेज जिसको वो एक्सपोज किया गया है, जिसके सामने जो उसको इनपुट दी गई है, वही लैंग्वेज वो अक्वायर करेगा। ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो नॉन इंस्टिंक्टिव होती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है। और वो वही लैंग्वेज सीखेगा जिसकी उसको इनपुट दी गई है। ठीक है। तो वो इनपुट का मतलब क्या है? द लैंग्वेज दैट एन एक्वायरर इज एक्सपोज टू इन कंट्रास्ट टू आउटपुट। आउटपुट ऑब्वियसली जो जैसी इनपुट होगी वैसी आउटपुट होगी। इंस्ट्रूमेंट, ये हमने हमारा 40 मिनट का सेशन है, हमने इसको पेज को खत्म करने की कोशिश करनी है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग द एंटिटी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये वही एक्सपीरियंसर, एजेंट, और अभी पीछे हमने एक और टर्म पढ़ी थी। ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज का सिमेंटिक रोल है, जो कि आइडेंटिफाइंग द एंटिटी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। कि वर्ब का जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे द बॉय कट द रोप विद द रेजर। अब ये रेजर के साथ वो कट कर रहा है,
तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट रेजर कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन का मतलब होता है जैसे आप मतलब जो है ये कोई काम कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मोटिवेशन होगी ऑब्वियसली। जैसे आप बच्चे सीएसएस करते हैं तो उसके पीछे भी मोटिवेशन है। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर मैंने सीएसएस करना है। मैंने कहा क्यों करना है? वो सर जो है ना, वो मेरी मंगेतर कहती है कि तुम सीएसएस करो तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। अब ये भी मोटिवेशन है। ठीक है। तो मोटिवेशन के आगे इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो है ये मोटिवेशन की टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो जो भी आप काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है चाहे वो नॉन इंस्ट्रूमेंटल है। ये हम आगे देखेंगे कि वो उसमें फर्क क्या है। इंस्ट्रूमेंटल क्या है? द डिजायर टू लर्न L2, क्योंकि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो उसके पीछे भी मोटिवेशन होती है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमने उसमें सरवाइव करना है, हमने सोसाइटी में, हमने पैसे कमाने हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हम पढ़ा भी इसीलिए रहे हैं। ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कोई मोटिवेशन है। ठीक है, क्या ही मेरा दिमाग खराब है कि मैं बच्चों को पढ़ाई जाऊँ 2-2 3-3 घंटे सर खपाई जाऊँ। Obviously there is some sort of a motivation, instrumental है। ठीक है जी। द डिजायर टू लर्न L2, not to join the community of L2 users but to achieve some other goal in contrast to इंट्रैगेटिव मोटिवेशन। ठीक है। हम इसलिए नहीं इंग्लिश सीख रहे। मैं इसलिए इंग्लिश नहीं सीखी कि मैं मतलब जाके गोरों में उठूं बैठूं खेलूं कूदूं और उनके साथ सोसाइटी में। नहीं, मैंने इंग्लिश सीखी है पैसे कमाने के लिए। मैंने इंग्लिश सीखी है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ये जो डिजायर होती है ना कोई भी L2 सीखने की, जो कुछ अचीव गोल करने के लिए, चाहे वो मतलब जो है क्या उसको कहते हैं, वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी जो मोटिवेशन होती है उसको इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कहा जाता है। क्लियर होगी जी बात? अब इसके इन कंट्रास्ट क्या है? इंटेग्रेटिव मोटिवेशन, द डिजायर टू लर्न एन L2 इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन द सोशल लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ L2 यूजर। कि मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूँ कि मैं गोरों के साथ जाकर रहूं, उनसे बातचीत करूं, उनमें घुल मिल जाऊं, व्हाटएवर जो भी आपके उधर होते हैं। ठीक है। इन कंट्रास्ट टू इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। तो ये दोनों मोटिवेशन के टाइप्स हैं। ये आपने पहले भी किसी ने अगर बीएड वगैरह किया है तो उन्होंने भी, या एमएड किया है उन्होंने भी पढ़ी होंगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ कि अगर तो आप मतलब जो है सीख रहे हैं इस वजह से कि आप उससे कोई फायदा हासिल कर सके, तो वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल होती है। जब इसलिए आप सीख रहे हैं कि आप गोरों के साथ घुले मिले, उस सोसाइटी में जाकर इंटरेक्शन करें, तो वो आपकी इंटेग्रेटिव या नॉन इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कहलाती है। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद है इंटरडेंटल। ये वही है जो आपके द साउंड है। A consonant produced with the tip tongue between the upper and lower teeth, जैसे फर्स्ट साउंड है थ, दैट, द, थ। ठीक है, ये सारे इंटरडेंटल है। ये मैंने क्लियरली आपको बताया था। उसके बाद है इंटर लैंग्वेज। ये भी अभी हमने पीछे बात की है, इंटर लैंग्वेज और इंटर लैंग्वेज। द इंटरम सिस्टम ऑफ L2 learners which has some features of L1 and L2 plus some that are independent of the L1 and L2। कि वो इंटरम सिस्टम, जैसे अबूरी हुकूमत आती है ना, और या आपने एजेस में पढ़ा है, मतलब अगर आप एंग्लो सैक्सन एज से निकलकर मिडल एजेस से अगर रेनेसां में जाते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आता है। ठीक है। वो जो ट्रांजिशनल फेज है वो उसमें दोनों तरह से चीजें आती हैं, पुरानी भी शामिल होती हैं और नई भी शामिल होती हैं। तो इसी तरह इंटर लैंग्वेज का मतलब है ये एक इंटरम सिस्टम है जिस L2 के लर्नर के लिए, उसमें L1 की फीचर्स भी वो सीखता है, साथ क्या है वो L2 की भी फीचर सीखता है, प्लस सम दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ L1 एंड L2। L1 L2 के अलावा भी कुछ जो चीज सीखता है वो सारी इंटर लैंग्वेज में आती है। उसके बाद इंटरनल चेंज है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक्सटर्नल चेंज में ही। उसके बाद आइसोग्लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई दफा पेपर में आई हुई है आइसोग्लॉस। ठीक है। लैंग्वेज बाउंड्रीज होती हैं। A line on a map separating two areas in which a particular linguistics feature is significantly different used in the study of dialect। जो डायलेक्टल चेंज आती है तो वो जो बाउंड्री है जो डिफाइन करती है कि इधर और डायलेक्ट बोला जा रहा है और इधर और डायलेक्ट बोला जा रहा है, उसको आइसोग्लास कहते हैं। और याद रखें ये क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है। ये मर्ज किस्म की बाउंड्री, ब्लर सी बाउंड्रीज होती हैं, ये कभी भी क्लियर नहीं होती। ठीक है।
मैं उमैद को कहूँगा वो आपको मैप ऑफ डायलेक्टल मैप ऑफ पाकिस्तान आपको सेंड करेगा। उसमें जो लाइनें होंगी जो कि एक डायलेक्ट को दूसरे डायलेक्ट से डिफर कर रही हैं, वो लाइनें जो है वो आइसोग्लास कहलाती हैं ओवरऑल। ये मतलब किताबी बातें हैं, इसका हकीकत से इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, ये मैं पहले आपको बता दूँ। एनीवेज, जॉर्गन्स होते हैं जैसे आपको स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो बोलते ही आपको पता चल जाता है जी है वकील के, ठीक है? बोलते ही पता चल जाता है डॉक्टर है, बोलते ही पता चल जाता है कि ये टीचर है, बोलते ही पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला है, ठीक है? तो हर जो प्रोफेशन होता है उसके कुछ खास वर्ड्स होते हैं, स्पेशल टेक्निकल वोकेबलरी होती है जो उस एक्टिविटी या उसके साथ रिलेट करते हैं, उसको उस रजिस्टर के साथ जो प्रोफेशनल फील्ड होती है उनको जॉर्गन्स कहते हैं। जैसे लॉ की अगर जॉर्गन्स देखें तो उसमें प्लेंटिव है, डिफेंडेंट है, ठीक है? इसी तरह ये जो है डॉक्टरी की आप करने इसमें क्लस्टर है, क्लस्टर पेन है या मिग्रेन आप कहते हैं या माइग्रेन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है किनशिप टर्म्स, वर्ड यूज्ड टू रिफर टू पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली दैट इंडिकेट देयर रिलेशनशिप विद एन अदर मेंबर। किनशिप वैसे आपके रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशनशिप की जो टर्म्स हैं जो यूज करते हैं, ठीक है? कि जो एक ही फैमिली से है, जैसे चाचे का बेटा है, भाई है, बहन है, मम्मी चाची, ये किनशिप सारी टर्म्स हैं, ठीक है जी। with other members, तो इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। word used to refer to people who are members of the same family that indicate their relationship with other members, ठीक है जी। L1 आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है और L2 आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। L1 अक्वायर की जाती है, L2 लर्न की जाती है, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है अभी हमारे पास कोई 5-7 मिनट रह गए हैं, तो हम उसमें आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं बजाय इसके कि हम फर्दर इसको आगे पढ़ें, क्योंकि ये आपने सारे पेजेस पढ़ के जाने हैं जब आपका पेपर हो। तो बाकी जो पेजेस हैं उनकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आप वहाँ से देख लें, कुछ मैं आपको साथ साथ आगे पढ़ाता जाऊँगा, तो जैसे आपको मुनासिब लगे। बाकी जो पहले 5 लेक्चर्स हैं लिंग्विस्टिक्स के वो भी आपके पास हैं, लिंक शेयर किया था मैथ में, उनको भी आप देख ले। कोई अगर मतलब लिंग्विस्टिक्स के हवाले से आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो मैथ को बता दीजिएगा, सर को बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई, जितना को मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन को एड्रेस करूं, ठीक है जी। तो अब हम आपके लेंगे क्वेश्चंस, तो काइंडली ज़रा क्विकली जो है कुछ सही क्वेश्चन जो हो क्वेश्चन करने वाला वो कीजिएगा, बहस में ना पड़िएगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइसोग्लॉस का मतलब एक दफा फिर बता दें। हाँ जी, आइसोग्लॉस का मतलब होता है लैंग्वेज बाउंड्रीज, ठीक है? जैसे उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ से आप पिंडी जाते हैं तो पिंडी जाते हुए रास्ते में आप लाहौर से, अगर हम लाहौर की बात करें तो रास्ते में क्या होगा कि जब आप गुजरांवाला पहुंचेंगे तो आपको लैंग्वेज डायलेक्टल चेंज नजर आएगी। उससे आगे लाला मूसा जाएंगे और चेंज नजर आएगी। अब लाला मूसा और गुजरांवाला के दरमियान में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे डायलेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है? वो जो लाइन है इंडिकेट कर रही है डायलेक्टल चेंज को, उसको डाइसोग्लॉस कहते हैं, लेकिन ये क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। होप यू आर आंसर। जी फरहत बताइए। मैंने ये पूछा था कि सर कब तक है टेस्ट, कब तक होगा कोई टेस्ट? अब जल्दी ही हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं आई। ये सारे जितने इधर उधर से आपको बातें मिल रही हैं ये सारे शॉपर्स हैं, शॉपर्स, यू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये सारी अफवाहें हैं, इन पे आप नहीं, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। आप ये सपोज करें कि 25 से हमारा टेस्ट है, उसके हवाले से आप अपनी तैयारी को मतलब जो है फाइनल शेप में लेकर आए। 25 मतलब इस तक मंथ में हो आप, जाएगा ना? ये मैं अभी ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप ज़हन में ये रखें कि 25 के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है? यू हैव ओनली, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, और सेकेंडली जो आप फर्स्ट लेक्चर 5 जो है वो काइंडली शेयर कर दें, तो मेरे पास नहीं है वो। कौन सा सर? आपने पहले 3 लेक्चर्स हमें दिए हैं, 5 नहीं हमारे पास नहीं है, आप मेरे 3 है उस पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पे 500 पड़े हुए हैं। वो मेरा ख्याल है उमैद ने 2-3 शेयर किए हैं ग्रुप में, तो आप उसको देख लें, वो मतलब जो है वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं। उमैद आपने बाकी लिंक्स नहीं सेंड किए? सर लाइट को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दें।
क्वेश्चन आया लैड का मतलब है LAD जो है ये है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की का नाम याद रखना है, मेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का नाम याद रखना है। साइकोलिंग्विस्टिक्स के मेन दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, एक है बिहेवियरिस्ट और एक है मेंटलिस्ट। बिहेवियरिस्ट में जो बड़ा नाम है वो BF स्किनर का है, ठीक है, और इसमें मेंटलिस्ट में जो बड़ा नाम है वो चॉम्स्की का है, ठीक है। तो ये चॉम्स्की ने फरमाया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड के अंदर एक कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। उस कैपेसिटी को, उस डिवाइस को उसने लैड का नाम दिया और कहा कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। होप यू आर आंसर। जी फातिमा तो ज़ारा आपका ये क्वेश्चन। साइकोलिंग्विस्टिक्स में एक जी। ह्यूमन भी है ना, थ्योरी ऑफ ह्यूमन, दैट इज प्रेजेंटेड बाय कार्ल रॉजर्स। जी, लेकिन मेन उसके जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आप उन्हीं पे आपको क्वेश्चन आएगा। वैसे तो वाइगोट्स्की का भी है, सोशल बिहेवियर का एक पूरी थ्योरी है, ठीक है। अच्छा सर, प्लीज उसमें एक्सप्लेन नजर, इम्प्लीकेचर। हाँ जी, इम्प्लीकेचर मैंने आपको बताया था कि जब इम्प्लीकेचर आप, प्लीज एक्सप्लेन जी इट जी अगेन। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बात डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये जरा म्यूट कर लेना। जी, जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप अपनी बात के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और वो अगला बंदा उन चीजों को भी देख रहा होता है। वो जो एडिशनल मीनिंग्स है ना, जो आप अपनी बात के साथ कन्वे कर रहे होते हैं, उनको इम्प्लीकेचर कहा जाता है। द एक्स्ट्रा मीनिंग या एडिशनल मीनिंग्स कन्वेड बाय अ स्पीकर, ठीक है जी, जो आप बात करते हुए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप अपनी बात के साथ जो एडिशनल मीनिंग्स कन्वे कर रहे होते हैं वो इम्प्लीकेचर कहलाता है। एडिशनल मीनिंग्स सर को यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से क्या मतलब मीनिंग है? जी वो मैंने एडहेरिंग टू आपको द बताया कोऑपरेटिव था। जी प्रिंसिपल। जी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या होता है? ग्राइस के मैक्सिम है 4, ठीक है। आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है कि जो आपका एड्रेसी है ना, जिससे आप बात कर रहे हैं, लिसनर जो है, आप उसके साथ कोऑपरेट करें डिस्कशन के दौरान। अब वो कोऑपरेशन है क्या? कोऑपरेशन ये नहीं कि उन्हें चाह भी पियाओ, उन्हें पानी भी पियाओ, उन्हें खाना भी खवाओ, उन्हें मतलब रात ਨੂੰ रहने की जगह भी दियो, ये नहीं है। कोऑपरेशन उसके साथ ये है कि आप उस लैंग्वेज में बात करें जो उसको समझ आती है, उतनी बात करें जितनी की ज़रूरत है, उस वे में बात करें कि अगला आपको अकोमोडेट कर आपकी बात को समझ सके। जैसे पीछे हमने पढ़ा है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यस यस ठीक है। जी तो जी। कन्वर्जेंस के जरिए से कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, ग्राइस के मैक्सिम्स को फॉलो करते हुए जब आप बात करते हैं तो उसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ठीक है जी। सर ये बता एक्सक्यूज मी सर, इम्प्लीकेचर और सर इन्फ्रेंस सेम है? थैंक यू सर। इम्प्लीकेचर और सर लिंग्विस्टिक्स का इन्फ्रेंस, कितना पोर्शन इन्फ्रेंस जो और है वो इम्प्लीकेचर। इन्फेरेंस तो और चीज है ना। इम्प्लीकेचर तो आप एडिशनल मीनिंग है। इन्फेरेंस जो होता है ना, वो लिसनर के एंड पे होता है, ठीक है, कि वो आप कुछ कह, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, आपने कुछ भी नहीं कहा अगला समझ गया, वो उसका इन्फेरेंस है। अंडरस्टैंडिंग सिंपल वर्ड्स में आप कहें जो ओके आपने सर, नहीं कही। जी सर मैंने आपसे ये पूछना था कि अस्सलामुअलैकुम आपने सर। बताया कि इडियोग्राम में हम जो है पिक्चर्स के थ्रू, लाइक आपने माउंटेन की एग्जांपल दी थी, तो सर पिक्टोग्राम का क्या डिफरेंस होगा? यानी इडियोग्राम एंड पिक्टोग्राम में क्या डिफरेंस आएगा फिर? वो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड